नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी अडानी और अंबानी को लेकर घिरे पीएम मोदी की, चौथे चरण के लिए तेज हुए चुनाव प्रचार की, देखेंगे केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े अपडेट को, जेपी नड्डा के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को, जानेंगे हरियाणा में बीजेपी सरकार की बढ़ती मुश्किलों को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। गुजरात में बीजेपी नेता के बेटे ने कैप्चर किया बूथ, 4 मिनट से ज्यादा की लाइव स्ट्रीमिंग, कहा ईवीएम अपने बाप की, 2 हिरासत में। केरल की वायनाड सीट पर सामने आई सीपीआई की इंटरनल रिपोर्ट, सीट पर सीपीआई की एनी राजा और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बीच कड़ा मुकाबला। रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी एक बार फिर जीत रहे हैं चुनाव। बीजेपी नेता की बड़ी मुश्किलें, लोकसभा चुनाव से पहले ओडिशा में बीजेडी छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले केंद्रपड़ा सांसद अनुभव महांती के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय करने का दिया आदेश। शेयर बाजार में मामूली गिरावट, 45 अंकों की गिरावट के साथ 73,466 पर बंद हुआ सेंसेक्स। तो दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद कल के ही स्तर पर यानी 22,302 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों में टकराव तेज होते नजर आ रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी ने अडानी और अंबानी का नाम लेते हुए कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, लेकिन पीएम का यह दाव उल्टा उन पर भारी पड़ गया। कांग्रेस ने पीएम को घेर लिया और सवाल किया कि क्या अडानी और अंबानी को भी समझ में आ गया है कि सरकार जाने वाली है और उन्होंने मोदी का साथ छोड़ दिया है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। पीएम मोदी के अंबानी अडानी कनेक्शन पर कांग्रेस पहले से ही सवाल उठाते आई है। पार्टी ने इसे अपने चुनावी अभियान का हिस्सा भी बना लिया है। न्याय यात्रा रही हो या कांग्रेस नेताओं की चुनावी रैलियां, पार्टी बीजेपी पर, मोदी सरकार पर देश की सारी संपत्ति अंबानी अडानी को देने का आरोप लगाते हुए नजर आती है। इसे लेकर हाल ही में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर सवाल उठाए थे। पीएम ने बुधवार को चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर सवाल उठाए कि आखिर लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद अंबानी और अडानी का नाम लेना क्यों बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि बताएं, रातों रात ऐसी क्या डील हुई जो चुप्पी साध ली? क्या टेम्पो भर भर कर माल पहुंचा है? उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने करारा तंज कसा है। खड़गे ने ट्वीट किया, वक्त बदल रहा है, दोस्त दोस्त ना रहा। 3 चरणों के चुनाव पूरे हो जाने के बाद आज प्रधानमंत्री जी अपने मित्रों पर ही हमलावर हो गए हैं। इससे पता चल रहा है कि मोदी जी की कुर्सी डगमगा रही है। यही परिणाम के असली रुझान है। खड़गे ने तीसरे चरण के असली रुझान बता दिए तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पहले, दूसरे और तीसरे चरण के मतदान के बाद पीएम को डरा हुआ बताया है। क्या 3 चरण की वोटिंग के बाद उद्योग जगत को बड़े संकेत मिल गए हैं? खड़गे के बयान से साफ है बीजेपी मुसीबत में है और उसकी मुसीबत को इंडिया गठबंधन और बढ़ा रहा है। विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं ने आज मोदी सरकार पर बड़े आरोप लगाते हुए कई सवाल पूछे। देखिए ये रिपोर्ट। तीसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है और अब बचे हुए 4 चरणों को लेकर सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रायबरेली में ताबड़तोड़ प्रचार कर रही हैं। प्रियंका ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज देश की राजनीति गलत दिशा में जा रही है। राहुल गांधी को हराने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन मेरे भाई पीछे नहीं हटे। वे लोगों को न्याय दिलाने के लिए डटे रहे। उन्होंने आपको सुनने और आपकी समस्याओं को समझने के लिए भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली। इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को याद दिलाना था कि आज देश में राजनीति की जो दिशा है वह गलत है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने शाहजहांपुर में कहा, बीजेपी का सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी से है। मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि बाबा साहेब के संविधान आरक्षण को बचाने के लिए समाजवादियों की मदद करें। इसी के साथ हरदोई में अखिलेश ने वैक्सीन का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी को घेरते हुए कहा कि ये बीजेपी वाले जबरदस्ती वैक्सीन लगवा रहे थे। ये हमारे प्रशासन के लोग हैं, पुलिस वालों को जबरदस्ती लगा दिया गया। जब ये सर्टिफिकेट देखेंगे तो ये बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। वहीं पीएम मोदी ने आज तेलंगाना के करीमनगर और वारंगल में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि शहजादे के एक अंकल अमेरिका में रहते हैं जो नस्लीय बयान देते हैं। विपक्ष मोदी सरकार को घेर रहा है और बीजेपी की मुसीबत आने वाले समय में और बढ़ने वाली है, क्योंकि चुनाव के बीच अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की भी एंट्री होती दिखाई दे रही है।
सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल की जमानत को लेकर बड़ी खबर आ रही है। तो क्या है मामला, देखिए ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। आम आदमी पार्टी शुरुआत से ही मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश बताती आई है और इसका विरोध कर रही है और अब मामले में केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मंगलवार को केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। करीब 2 घंटे तक दोनों पक्षों में तीखी बहस चली, लेकिन कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया और अब फैसले की घड़ी भी आ गई है। कोर्ट 10 मई को मामले में फैसला सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम आदेश पारित कर सकते हैं। बीते दिन सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा था कि केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, कोई अदातन अपराधी नहीं है। ये एक अभूतपूर्व परिस्थिति है। लोकसभा चुनाव जारी है, अगर चुनाव नहीं चल रहे होते तो अंतरिम जमानत पर सवाल नहीं उठता। चुनाव 5 साल में सिर्फ एक बार होते हैं। साथ ही कोर्ट ने केजरीवाल के सामने जमानत देने पर सीएम के रूप में किसी भी फाइल पर साइन नहीं करने की शर्त रखी, जिस पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ये कहकर स्वीकार कर लिया कि अगर राज्यपाल बिना हस्ताक्षर के फाइल को लेकर कोई बाधा खड़ा नहीं करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपकी शर्त मानने को तैयार हैं। लेकिन ईडी ने अपना पक्ष रखने के लिए और भी वक्त की मांग कर दी, जिसके बाद कोर्ट ने कोई फैसला सुनाए बगैर ही सुनवाई को स्थगित कर दिया। देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन अब सबकी निगाहें कोर्ट पर टिकी हुई हैं। आखिर क्या होगा कोर्ट का फैसला? आपको बता दें कि केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी गई है। केजरीवाल को जमानत मिलेगी, जिसकी सबसे ज्यादा उम्मीद दिख रही है, तो ये बीजेपी के लिए बेहद बुरी खबर होने वाली है। वैसे बीजेपी के लिए आने वाला समय मुश्किल भरा दिखाई दे रहा है। इसकी शुरुआत भी हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पुलिस का समन आ गया है। तो क्या है मामला, देखिए ये रिपोर्ट। कर्नाटक पुलिस ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को समन भेजा है। नड्डा को 7 दिनों के अंदर पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ कांग्रेस की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। नड्डा के साथ बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय और कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए SC/ST समुदाय के लोगों को डराने की कोशिश की है, जिससे वे एक खास कैंडिडेट के लिए वोट ना करें। इसके बाद चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया X से इसे हटाने के आदेश दिए थे। जिस पोस्ट को लेकर बवाल मचा है, उसमें कांग्रेस को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की कीमत पर आरक्षण के लिए मुसलमानों का पक्ष लेते हुए दिखाया गया है। ये आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के दूसरे दिग्गज नेता भी लगा रहे हैं। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य बीजेपी को ये पोस्ट हटाने के लिए कहा था और जब ऐसा नहीं हुआ तो चुनाव आयोग ने इसे हटाने के लिए X को नोटिस भेज दिया। पोस्ट को लेकर बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज कराई थी और अब पुलिस ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय को समन भेजा है। साफ है, कांग्रेस के खिलाफ पोस्ट कर बीजेपी की मुसीबत बढ़ गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मुसीबत में है, तो मुसीबत में इस समय हरियाणा की बीजेपी सरकार भी दिखाई दे रही है। 3 विधायकों के सरकार से समर्थन वापस लेने और कांग्रेस को समर्थन करने के ऐलान के बाद अब दूसरे विधायक भी पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने भी कांग्रेस से हाथ मिलाने के संकेत दे दिए हैं। ऐसे में क्या है राज्य में नए राजनीतिक समीकरण, देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में बीजेपी की नायब सिंह सैनी सरकार का गिरना तय माना जा रहा है। 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में इस समय 88 सदस्य हैं। बहुमत का आंकड़ा 45 है, लेकिन बीजेपी के पास इस समय 40 सीटें हैं, जबकि 2 निर्दलीय और हरियाणा लोकहित पार्टी के 1 विधायक का उसे समर्थन है, यानी बहुमत से बीजेपी 2 सीट पीछे है। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास 30 विधायक हैं और 4 निर्दलीय विधायकों का भी उसे समर्थन हासिल है। इस बीच जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस का साथ देने की बात कही है। जेजेपी के 10 विधायक हैं और जेजेपी की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो वो सरकार को बाहर से समर्थन देने को तैयार है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस सैनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए, वो कांग्रेस के प्रस्ताव का समर्थन करने को तैयार है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया कि हरियाणा में बीजेपी सरकार बहुमत में नहीं बची है। सरकार को सदन में बहुमत साबित करना चाहिए, नहीं तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए।
दूसरी तरफ बीजेपी बहुमत के लिए जरूरी नंबर जुटाने में लगी हुई है, लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनावों में बीजेपी उम्मीदवारों का किसान विरोध कर रहे हैं, ऐसे में बीजेपी की मुसीबत बढ़ती दिख रही है, क्योंकि 5-6 महीने बाद ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में विधायक बीजेपी के साथ जाकर किसानों को नाराज नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में दावा ये भी किया जा रहा है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार कभी भी गिर सकती है। एक तरफ हरियाणा में बीजेपी सरकार मुश्किल में फंसी हुई है, तो वहीं कर्नाटक में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीएस की भी मुश्किल बढ़ती जा रही है। महिला शोषण के मामले को लेकर प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है, तो कोर्ट ने प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना को जमानत देने से इनकार कर दिया है। इस बीच डिप्टी सीएम शिव कुमार ने बड़ा खुलासा किया है, तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। प्रज्वल रेवन्ना का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। दिन प्रतिदिन मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिव कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री एसडी कुमारस्वामी पर गंभीर आरोप लगाते हुए नया खुलासा किया है। शिव कुमार ने कहा कि कुमारस्वामी ने प्रज्वल रेवन्ना के आपत्तिजनक वीडियो फैलाए हैं। कुमारस्वामी एसडी रेवन्ना के भाई और प्रज्वल के चाचा हैं। शिव कुमार ने उन्हें ब्लैकमेलिंग का राजा बताते हुए कहा कि इस पूरी कहानी के मुख्य किरदार और डायरेक्टर कुमारस्वामी ही हैं। उनके इस आरोप ने मामले को नया मोड़ दे दिया है और अब प्रज्वल के पिता एसडी रेवन्ना को 14 मई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दरअसल एसडी रेवन्ना पर महिला की किडनैपिंग के आरोप लगे हैं, जिसके बाद रेवन्ना को 8 मई तक के लिए हिरासत में ले लिया गया था। ये महिला भी पीड़िताओं में से एक है। महिला के बेटे ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी मां को किडनैप कर लिया गया है, जिसके बाद एसआईटी ने रेवन्ना के रिश्तेदारों के फार्म हाउस से महिला को रेस्क्यू किया था। हालांकि जेडीएस विधायक ने मामले में जमानत याचिका भी दाखिल की थी, लेकिन शनिवार को उनकी याचिका खारिज कर दी गई और अब बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत भी 14 मई तक के लिए बढ़ा दी है। वहीं वायरल वीडियो के चलते बदनामी के डर से एक तरफ पीड़िताओं ने भी खुद को घरों में कैद कर लिया है। जैसे जैसे रेवन्ना को कठिन से कठिन सजा दिलाने की मांग चल रही है, वैसे वैसे पीएम मोदी और एनडीए की मुश्किलें भी अब लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहरहाल रेवन्ना के खिलाफ इंटरपोल ने भी ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आखिरकार कब तक 2500 से भी ज्यादा महिलाओं का गुनहगार आखिर कब तक आजाद रहेगा। रेवन्ना के मामले में बीजेपी भी घिर गई है, तो एस्ट्राजेनेका के नए ऐलान ने मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जनता सरकार से जवाब मांग रही है, तो क्यों एक बार फिर सवालों से घिरी मोदी सरकार, देखिए ये रिपोर्ट। कोविड वैक्सीन पर ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राजेनेका के खुलासे ने देश विदेश में हड़कंप मचा दिया है। वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स पर खुलासे के बाद से वैक्सीन पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है और अब एस्ट्राजेनेका ने दुनिया भर से अपनी कोरोना वैक्सीन वापस लेने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद इस मामले में सियासत तेज हो गई है। वैक्सीन के मुद्दे पर मोदी सरकार पहले से ही विपक्ष के निशाने पर थी और अब आरोपों का ये सिलसिला और तेज होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि एस्ट्राजेनेका ने कहा कि उनके इस फैसले की वजह वैक्सीन के साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन माना यही जा रहा है कि दुनिया भर में आलोचना के बाद कंपनी ने ये फैसला लिया है। तो वहीं अब भारत में भी लोगों की निगाहें मोदी सरकार की तरफ है। आखिर मोदी सरकार कब वैक्सीन को लेकर अपना रुख साफ करेगी? विपक्ष का आरोप है कि उनके विरोध के बावजूद बिना पूरी ट्रायल जांच के वैक्सीन को अप्रूव कर दिया गया और जब साइड इफेक्ट्स का खुलासा हुआ तो मोदी सरकार ने जनता पर हुए अत्याचार पर न्याय संगत काम करने की बजाय वैक्सीन सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की फोटो हटा दी। मोदी सरकार लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। भारत में लगभग 70% से भी ज्यादा लोगों को एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन फॉर्मूले पर बनी कोविशील्ड लगाई गई है। आपको बता दें, एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन कोर्ट में माना है कि उनकी बनाई गई वैक्सीन से शरीर में खून के थक्के बन सकते हैं, जिससे लोगों की जान भी जा सकती है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। बसपा प्रमुख मायावती का भतीजा आकाश अचानक ही मोहब्बत के बाजार में कहीं गुम हो गया है। वो लगातार ही मोदी और योगी को अपने भाषणों में निशाना बना रहा है। राजनीति की पारखी मायावती को आने वाले खतरे का अंदाज़ा है, तो इससे पहले कि साहिब की आंखें भतीजे पर लाल हों,
मायावती ने अपने भतीजे का उत्तराधिकार वापस छीन लिया है, क्योंकि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।